नमस्कार साथियों, माधविंग न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 विषय भूगोल अगस्त 2021 पार्ट 5 का देखने जा रहे हैं उत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें, ये आपका प्रश्न पत्र है, आप इसे देख लीजिए, यहीं तक है। और यह जो है वो दरअसल यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट जो है ना होता है, पहले होता था, अभी तो एक वर्ष से नहीं हो रहा है। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में जो भी सिलेबस है भूगोल का, उन्हीं पाठों में से ये प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके सामने है। चलिए मैं पहले उन पाठों को दिखा दूं आपको, ताकि हम जब वहां से बताएं आपको, पेज ओपन करके खोल करके, तो आप समझ सकें। मित्रों, दरअसल इसे खुद आपको करना है, मैं आपको थोड़ा मदद करूंगा पेज दिखाने में कि कहाँ पर है, लिखना आपको है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में कौन कौन सा पार्ट अगर होता तो इसे सेकेंड यूनिट टेस्ट ही समझे आप। कौन कौन सा पार्ट है भूगोल का जिनसे ये प्रश्न बना है, दिया गया है आपको। तो आप किताब खोज लीजिए, मैं भी खोलता हूँ। आप 124 पेज, भूगोल का 124 पेज खोलेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा अष्टम श्रेणी का वार्षिक पाठ्य सूची का विभाजन। पर्व एक, मतलब यूनिट टेस्ट के हिसाब से प्रथम यूनिट टेस्ट, द्वितीय यूनिट टेस्ट और तीसरा यूनिट टेस्ट। तो द्वितीय यूनिट टेस्ट से आपसे प्रश्न बना है, पाठ का नाम आप देख रहे हैं। पहला है आपका चाप वलय और वायु प्रवाह, क्या है प्रश्न पूछा गया। दूसरा है मेघ वर्षा, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इन चार पाठों से ही प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए, अगर आपके पास समय हो तो आप किताब खोल कर पढ़िएगा, बड़ा अच्छा पाठ है, चित्र देखिए उससे समझिए। खैर, अभी हम चलते हैं इन पाठों पर और आपको मैं उत्तर दिखाता हूँ किस जगह पर है। तो पहले प्रश्न पर आते हैं, फिर से लौटते हैं। अब चलिए पकड़ते हैं कौन सा प्रश्न किस पाठ का है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बताइए तो। उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली ग्रहीय पवन है, ये किस पाठ का हो सकता है? चाप वलय, वायु प्रवाह, मेघ वर्षा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। विकल्प पढ़ने दीजिए, विकल्प है चार। पहला है ए दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवा, बी पूर्वोत्तर व्यापारिक हवा, सी दक्षिण पश्चिम हवा, डी उत्तर पश्चिमी हवा। किस पाठ का है? हाँ जी, ये पहला पाठ का है, चाप वलय और वायु प्रभाव में आपको मिलेगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और इसे भी बता देते हैं, पता लगाते हैं किस पाठ का है, किस पाठ से बनाया लाया गया प्रश्न। सही जोड़ी चुने। मूसलाधार बारिश के साथ गरज, शीरस, बादल। ये तो लग रहा मेघ वर्षा, यहीं से लिया गया है। जलवाष्प के जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, यही दो पाठ। वर्षा छाया क्षेत्र, हवा की ओर ढलान, दो पाठ। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायुदाब, चक्रवात की आंख, ये भी मेघ वर्षा से ही लिया गया है, दूसरा पार्ट से। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हुरॉन, एरी, सुपरियर और मिशिगन, ये चारों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। देखिए किताब आपके पास है,
आपने अगर पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा आपको, या तो ये उत्तरी अमेरिका का होगा या दक्षिणी अमेरिका का होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, है ना। अगर हम लाइन से पकड़े एक दो के बाद तीसरा होना चाहिए उत्तरी अमेरिका। खैर मैं अंदाज बता रहा हूँ, वैसे आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे तो। और मैं जब किताब में खोजूंगा तो देखूंगा, पर इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। वहीं से बन लाया गया प्रश्न। और अगला है, रिक्त स्थान भरे, खाली जगह को भरना है। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पकड़िए तो किस पार्ट से पूछा गया है। वैसे यहाँ तीन ही प्रश्न दिए गए हैं, दो का एक में है। उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। अब ये पवन से पूछा गया था, वायु प्रवाह, ये तो इसी से होना चाहिए। जी हाँ, वही होगा। दूसरा है, एक निश्चित समय में मानचित्र पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये आपका वर्षा से संबंधित है, तो पार्ट दो मेघ वर्षा से लिया गया है। दो का तीन, रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। लो जी, ये तो कह ही दिया गया है दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका ये हुआ चौथा पार्ट से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा किस पार्ट से आया है। तो मैं पहले इनको थोड़ा सा साफ कर दूं। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न में। तीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। तीन का एक, उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी में डेयरी फार्मिंग क्यों विकसित की जाती है। उत्तरी अमेरिका, तो ये तरह तीसरा पार्ट से। तीन का दो, विश्व के सबसे बड़े नदी बेसिन की तीन भौगोलिक विशेषताएं बताइए। तो ये का दो तो होगा नहीं, तीन हो या फिर चार हो। वैसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तीन या चार। चौथा है, दोनों गोलार्धों में, देखिए ये संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, तीन का एक दो, हाँ। चौथा अलग से तो बड़ा प्रश्न है। दोनों गोलार्धों में अक्षांश के 30 और 40 डिग्री समानांतरों के बीच स्थित क्षेत्र वायुदाब पट्टियों के घिसकने से अधिकतर प्रभावित होते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। 30 से 40 डिग्री वायुदाब पेटिया, तो वायु चाप वाले वायुदाब, ये पार्ट एक से बड़ा प्रश्न आया है। इस तरह से सारे प्रश्नों को हमने देख लिया, किस तरह से कौन कौन पार्ट से आया है। अब आप खुद उस पार्ट में जाकर आसानी से खोज सकते हैं उत्तर, और अगर आप जानते हैं तो उत्तर भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं किस किस पेज में कहाँ कहाँ पर है। तो पहला आते हैं। पहला है प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाले गृह पवन है। अब ये उच्च दाब पेटी, निम्न दाब पेटी, तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली गृह पवन कौन सा होगा। दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवा, पूर्वोत्तर व्यापारिक हवा, दक्षिण पश्चिम हवा, उत्तरी पश्चिमी हवा। चलिए देखते हैं मित्रों। स्थायी वायु तीन प्रकार की होती है, व्यापारिक वायु, कछुआ वायु, ध्रुवीय वायु। जो आप देख रहे हैं पृथ्वी का, यहाँ पर व्यापारिक वायु और जो कछुआ वायु, ध्रुवीय वायु है। चित्र को ध्यान से देखें। भूमध्य रेखीय निम्न वलय 0 डिग्री है, 0 से 5 डिग्री, तो भूमध्य रेखा निम्न दाब वलय है। तो वहां पर ये देखिए, दरअसल चित्र क्या है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिना तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट। तो यहाँ पर जो वायु है इस तरह से आ रही है, मतलब इधर हो गया ईस्ट, ईस्ट
अब इस जगह को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से वायु आ रही है, दिशा देख रहे हैं, उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु भूमध्य के निम्न दाब की पेटी की तरफ आ रही है। अब नीचे से देखें, ये साउथ और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं जो इधर से जा रही है। अब हम प्रश्न में आते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, समझिए। प्रश्न बोला जा रहा है उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। तो उष्ण कटिबंधीय व उच्च दाब पेटी तो कहा गया है। हम फिर से प्रश्न उत्तर में आते हैं। देखिए, ये कर्कटीय उच्च दाब वाले मतलब उष्ण कटिबंधीय पेटी है, और मकरीय उच्च दाब पेटी है ये। तो उच्च दाब पेटी ये भी है, उच्च दाब पेटी ये भी है, तो आने वाली उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं वो भी सही होगा, और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं ये भी, दोनों उत्तर सही है, ये और ये। पर प्रश्न में क्या है, आपका दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं ये भी सही होगा, उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं या फिर उत्तर व्यापारिक हवाएं दोनों सही है। उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से मध्य की निम्न दबाव पेटी को बढ़ने वाली पवन है, उत्तर ये दोनों सही है। पर यहाँ तो ये विकल्प में सही उत्तर चुनिए, तो एक ही करना है, दो ऐसा में नहीं होता है। तो बंगला क्वेश्चन पेपर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय की जगह पर है कर्क रेखीय उच्च दाब पेटी। तो कर्क रेखीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली पवन है, अगर ये पवन है बहने वाले। तो देखिए कर्क के ऊपर में है ना, उत्तर क्या होगा, पूर्व उत्तर व्यापारिक हवाएं। बंगला क्वेश्चन पेपर का हिंदी अनुवाद अगर किया गया है ये, तो यहाँ पर कर्क रेखीय होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय नहीं। लेकिन सर अगर आपको बोले नहीं इसी प्रश्न का जवाब देना है, तो आपने देखा ये भी सही है और ये भी सही है, यहाँ पर ए अभी दोनों उत्तर होगा। पर अगर आप उष्ण कटिबंधीय की जगह कर्क रेखीय उच्च दाब पेटी का है, तो उत्तर आपका पूर्व उत्तर व्यापारिक हवाएं होगा, जो कि बंगला क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको छोड़ता हूँ, आप निर्णय लीजिए क्या करना है, इसी का उत्तर देना है, ये दोनों सही होगा, या फिर सर से पूछ सकते हैं कि आप कर्क रेखीय कर दे कि नहीं, या फिर आप खुद से कर्क रेखीय करते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा तो आप समझ रहे हैं, तो उत्तर व्यापारिक हवा। अब अगला, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सही जोड़ी चुने, इसमें सही जोड़ी क्या है, मूसलाधार बारिश के साथ गरज तिरस बादल, जल वाष्प के जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, वर्षा छाया क्षेत्र हवा की ओर ढलान, चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायुदाब चक्रवात की आंख। अब ये आपको बताइए, ये मेघ वर्षा पाठ से लिया गया है। चलिए मेघ वर्षा पाठ करते हैं और फिर मिलाते हैं उत्तर। आप पेज नंबर 48 निकाल लें। जी हाँ 48, 48 में यहाँ पर आप देख रहे हैं, साधारणतः उष्ण चक्रवातों का निर्माण दो गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती अंचलों में होता है। इस चक्रवात के केंद्र पर वायुचाप सबसे कम होती है। इस क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है ना, कम होती है सबसे। तो प्रश्न के हिसाब से यह आपका सही जोड़ा है, चक्रवात के केंद्र में
सबसे कम वायुदाब चक्रवात की आंख। उत्तर यहाँ पर ये सही। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है हुरोन, एरी, सुपरियर या मिशिगन। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो दिया गया उत्तरी अमेरिका पार्ट से दिया गया है। झट सब उत्तरी अमेरिका पार्ट निकालिए, अब पहला पेज में ही आपको ये मिल जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। 78 पेज निकालना है आपको। यह रहा उत्तरी अमेरिका पार्ट 9। और जो चित्र देख रहे हैं ना, ये देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपरियर झील है ना। इस तरह एक कठिन का उत्तर हुआ आपका सुपीरियर झील, ये आपका उत्तर है। अब रिक्त स्थान भरे। उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 40 पेज निकालिए और फिर देखिए आपको उत्तर वहां मिल जाएगा। यह रहा 40 पेज। स्थानीय वायु। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष में भिन्न भिन्न समय स्थानीय कारणों से प्रभावित होने वाली वायु को स्थानीय वायु। जिस क्षेत्र या स्थान पर यह वायु प्रभावित होती है, उसी स्थान के नाम से इस वायु को की पहचान की जाती है। आज में प्रभावित होने वाले स्थान स्थायी वायु लू और आंधी है। लू और आंधी, ये रहा आपका उत्तर। इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम भारत में बहने वाली स्थानीय पवन लू और आंधी है। हो गया। दो का दो। एक निश्चित समय में मानचित्र पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इसके लिए आपको 49 पेज बनाना पड़ेगा। 49 निकालिए। चलिए हम भी निकालते हैं। 49 पेज पर ये रहा। अब यहाँ देखिए, वर्षा को रेन गेज यंत्र की सहायता से मापा जाता है। दूसरा देखिए, विभिन्न स्थानों पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का परिमाण अलग अलग क्यों होता है। पृथ्वी के जिन जगहों पर वर्षा का आवश्यक परिमाण एक ही होता है, उस स्थान के मानचित्र को समवर्षण रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। आइसोएट समवर्षण रेखा, ये हुआ खाली जगह में उत्तर। ठीक है, तो जो प्रश्न है उसका उत्तर यही होगा। यहाँ पर होगा समवर्षण रेखा। अब 2 का 3। रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन सा रेगिस्तान, कौन सा मरुभूमि? दक्षिण अमेरिका। चलिए पहुंचते हैं पेज नंबर 96 पर, 96। ठीक है, चलिए मैं निकालते हैं। ये लीजिए, 96 नहीं 97 पर है। आटोकामा मरुभूमि, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पश्चिम में संकीर्ण तटीय क्षेत्र, पश्चिम में प्रशांत महासागर का तटीय भाग एवं एंडीज पर्वतमाला के मध्य में स्थित संकीर्ण भूमि है। समस्त पश्चिमी तटीय क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण तक संकीर्ण तटीय क्षेत्र का मध्य भाग में प्राय 1100 किलोमीटर लंबी आटोकामा की मरुभूमि स्थित है। यह मरुभूमि पृथ्वी के सबसे शुष्क और जल विहीन मरुभूमियों में से है। और आटोकामा पश्चिम में स्थित है। जो प्रश्न बोला गया आपका, उसका उत्तर है आटोकामा। चलिए प्रश्न देखते हैं एक बार। यहाँ पर आपको लिखना है आटोकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है। इसी के साथ पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न।
संशय में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी में डेयरी फार्मिंग क्यों विकसित की जाती है? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 87 पेज पर। चलिए चलते हैं। यह रहा आपका उत्तर, प्रेयरी घास का मैदान 87। उत्तरी अमेरिका महादेश के मध्य भाग की संपूर्ण मरुभूमि में इस घास के मैदान का विस्तार है। वसंत ऋतु में जब बर्फ गल जाती है, इस विस्तृत क्षेत्र में है क्लोवार, अल्फा अल्फा घास और भुट्टा होता है। यह घास की विस्तृत भूमि पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। पशुओं के दूध के संरक्षण के लिए उन्नतम किस्म के हिमागार बनाए गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में दूध शिल्प का विकास हुआ है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न जो था, डेयरी फार्मिंग मतलब दूध शिल्प विकास होने का कारण क्या है? तो हम छोटा करके लिखना है। तो ऐसा है, मैं आपका दाग लगा दे रहा हूँ, आप इतना लिख दीजिएगा उस तरह से, और अपनी तरफ से भी आप सजा कर लिख सकते हैं। तो पहला तो यह है कि उत्तरी अमेरिका, ये दोनों समझना है कि लिखने के बाद प्रेयरी, प्रेयरी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, में दूध शिल्प का विकास हुआ है। यहाँ पर इस क्षेत्र में ना, यहाँ पर इसको इसके जगह पर लिखना है आपको, उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी की बड़ी का मतलब लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी में दूध शिल्प का विकास हुआ है। ठीक हो गया। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस शब्द को लेते हैं, घास, यहाँ यह की जगह लिखेंगे, फिर प्रेयरी, प्रेयरी घास की विस्तृत भूमि पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दाग लगाने में दिक्कत हो रहा है, आप कर दें। यह घास की विस्तृत भूमि पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। अब यह की जगह पर आप प्रेयरी लिख दीजिएगा। प्रेयरी घास की विस्तृत भूमि पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। पहला बोल लेते हैं हम क्या, कि उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी में दूध शिल्प का विकास हुआ है। यह घास की विस्तृत भूमि पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और लिखना है, हाँ लिख दीजिएगा, इस क्षेत्र में क्लोवार, अल्फा अल्फा घास और भुट्टा और भुट्टा होता है। हो गया। और एक वाक्य ले लेते हैं यहाँ से, पशुओं के दूध के संरक्षण के उन्नत किस्म के हिमगार बनाए गए हैं। उत्तर पूरा हो गया, इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है। उत्तर अमेरिका की प्रेयरी में डेयरी फार्मिंग विकसित होने के कारण, ऐसे हेडिंग लेकर आप लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा, उत्तर पूरा हो गया। और इस तरह भी लिख सकते हैं बिना हेडिंग का। अब अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। का उत्तर तो हो गया। अब अगला है, विश्व के सबसे बड़ी नदी बेसिन की 3 भौगोलिक विशेषताएं बताइए। 3 भौगोलिक विशेषताएं। इसके लिए आप 100 पेज 100 पर चलिए, में चलते हैं। ये रहा यहाँ से उत्तर।
विश्व के सबसे बड़े नदी बेसिन की 3 भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले लिखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। फिर उसमें लिखिएगा इसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब यहाँ से कोई 3 वाक्य बना दीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, आप 1 नंबर देखकर हेडिंग दे सकते हैं, वर्ष भर वर्षा होना। देखिए, वर्ष भर यहाँ से वर्षा होना। उसके बाद आप लिख सकते हैं यह बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। यह बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, एक वाक्य। दूसरा, इसलिए यहाँ वर्ष भर वर्षा का जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ वर्ष भर वर्षा का जल प्राप्त होता है। हो गया पहला हेडिंग। दूसरा वाक्य लिख दीजिए आप, पर्वतीय वर्षा का होना। पर्वतीय वर्षा का होना, तो उसके तहत आप लिख सकते हैं पर्वतीय वर्षा का होना में एंडीज पर्वतमाला से दक्षिण पूर्व व्यापारिक वायु। ठीक है, देखिए, दक्षिण पूर्व व्यापारिक वायु, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला से दक्षिण पूर्व व्यापारिक वायु टकराकर वर्षा करती है। हो गया, तो पर्वतीय वर्षा का होना हो गया। तीसरा विशेषता में आप लिख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप हेडिंग दिया उप नदियों की संख्या, क्या दे सकते हैं हम, उप नदियों की संख्या। इन दोनों को मिलाकर लिख दे रहा हूँ। तीसरा वाक्य, उप नदियों की संख्या हेडिंग दे दीजिए। उसका दिखेगा लगभग 1000 से भी अधिक उपनदियों द्वारा निर्मित अमेजन नदी बेसिन का आयतन 70,50,000 या 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है, या वर्ग किलोमीटर में फैला है। हो गया, मैं फिर से बता दूं, आप मिला लीजिए। पहले तो आप हेडिंग दिया तो दे सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी नदी बेसिन की 3 भौगोलिक विशेषताएं देकर आप लिखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इस बेसिन की 3 भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, वर्ष भर वर्षा होना। इसमें लिखेंगे यह बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ वर्ष भर वर्षा का जल प्राप्त होता है। 2 नंबर लेंगे यहाँ से हम, पर्वतीय वर्षा का होना। एंडीज पर्वतमाला से दक्षिण पूर्व व्यापारिक वायु टकराकर पर्याप्त परिमाण में वर्षा करती है। तीसरा है उपनदियों की संख्या, लगभग 1000 से भी अधिक उपनदियों द्वारा निर्मित अमेजन नदी बेसिन 70,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा उत्तर आपका हो गया। अब चलते आखिरी 4 नंबर प्रश्न पर। चौथा और आखिरी प्रश्न है, दोनों गोलार्धों में अक्षांश के 30 और 40 डिग्री समानांतरों के बीच स्थित क्षेत्र वायुदाब पेटियों के खिसकने से अधिकतर प्रभावित होता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। ये पहला पाठ था ये, चलिए देखते हैं उत्तर। और ये रहा 37-38 पेज, और इसमें है आपका उत्तर। तो वायुदाब के बलय का स्थान परिवर्तन, इसके साथ आपका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न जो था कि दोनों गोलार्धों में अक्षांश के 30 और 40 डिग्री समानांतरों के बीच स्थित
क्षेत्र वायुदाब पट्टियों के खिसकने से अधिकतर प्रभावित होते हैं। उदाहरण के साथ बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वायुदाब पट्टियों का सीमा परिवर्तन होने से दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य स्थित स्थानों का मौसम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एक बार यहाँ से ये लिखना है। उसके बाद इस अंचल या क्षेत्र ग्रीष्म काल की व्यापारिक वायु और शीतकाल की पछुआ वायु पर विशेष रूप से प्रभावित होता है। उसके बाद ये लिख देना दोनों वाक्य है। चलिए यहाँ से आगे समझते हैं हम। ये आप चित्र है, या तो बना सकते हैं, बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये भी चित्र है, बड़ा प्रश्न है ना। ग्रीष्म काल में व्यापारिक वायु का प्रभाव व्यापारिक वायु और शीत ऋतु में पछुआ वायु का प्रभाव पछुआ वायु। ठीक है, लिखने के बाद मित्रों आपको करना क्या है, इससे माफ कीजिएगा, इससे लिखने के बाद इस चित्र को बना दीजिएगा और इसे लिखने के बाद इस चित्र को, उत्तर पूरा हो जाएगा। यदि मैं पढ़ दे रहा हूँ। सूर्य के उत्तरायण रहने पर कर्क रेखीय उच्च वायु चाप की पेटी उत्तर की ओर घिसक जाती है। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु का प्रभाव से भूमध्य सागर के आसपास के देशों में वर्षा प्राय नहीं होती। दूसरा है, इसी तरह सूर्य के दक्षिणायन स्थिति में कर्क रेखीय उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिण दिशा की ओर खिसकने से भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम वायु प्रभावित होती है। फलस्वरूप शीत ऋतु में इस क्षेत्र में महासागर के ऊपर से बहकर आने वाली दक्षिण पश्चिम पछुआ वायु के प्रभाव से पर्याप्त वर्षा होती है। ये रहा आपका उत्तर। इसी के साथ मॉडल एक्टिविटीज क्लास 5 ज्योग्राफी हिंदी में आपका पूरा हुआ। आपने देखा सेट का। अब हम प्रश्न पत्र में चलते हैं। ये रहा प्रश्न पत्र और आपने देखा ये जो सेकेंड टेस्ट के हिसाब से ये प्रश्न पत्र बना हुआ है, 4 पार्ट से लिया गया है। 4 पार्ट को आपको दिखाया गया और ये 4 पार्ट से जो प्रश्न पत्र है अगस्त 2021 पार्ट 5 पूरा हुआ। आप आराम से उत्तर खोज कर लिख लें। और एक बात फिर से बता दूं, उष्णकटिबंधीय अगर आप लिख रहे हैं तो ये दोनों उत्तर सही होगा, और जैसा बंगला क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से इसको अगर बदल दे रहे हैं आप, मेरे ख्याल से बदल दीजिएंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क रेखीय लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर व्यापारिक हवा। तो याद दीजिए। धन्यवाद।